हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। दिस इज अंकिता सूद। सो पेपर वन में रिसर्च एप्टीट्यूड के फुल सिलेबस मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यूज आज हम डिस्कस करेंगे। ये सवाल स्टूडेंट्स बहुत बार पेपर्स में एज इट इज आए हैं, इसीलिए आपको इनके आंसर्स के साथ मैं एक्सप्लेनेशन भी बताऊंगी, ताकि अगर ये सवाल फिर पेपर में आए तो बहुत इजीली आप सभी करेक्ट आंसर्स को आइडेंटिफाई कर सकें। स्टूडेंट्स, पेपर वन में आप सबको हेल्प करने के लिए कंप्लीट कोर्स में लेकर आई हूँ, जिसका न्यू बैच शुरू हो रहा है। इसमें हम आपको डेली 2 से 3 लाइव लेक्चर्स के साथ पेपर से पहले 100% सिलेबस कवर करवाने की श्योरिटी देते हैं। साथ ही स्टूडेंट्स, आपको एक स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाएगा, जहां पर हर क्लास के बाद आपको पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। एंड साथ ही आपको कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, तो आप डायरेक्टली अपने टीचर से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। फाइनल रिवीजन के लिए एग्जाम के लेवल के हिसाब से मॉक टेस्ट है, एंड सभी स्टेट्स के पीवाईक्यूज और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी आपको इस कोर्स में हम प्रोवाइड करवाते हैं। ये 2 व्हाट्सएप नंबर्स दे रही हूँ, आप इन पर कॉन्टैक्ट करके कोर्स की पूरी जानकारी ले लीजिए। साथ ही फ्री वीडियोस और मॉक टेस्ट के लिए जरूर ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को डाउनलोड करिएगा। स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में आपको लिखना है कोर्स का नाम। जैसे ही कंटेंट पर जाएंगे तो आप देखेंगे सेपरेट कोर्स है हिंदी इंग्लिश बायलिंगुअल स्टूडेंट्स के लिए, जहां पर आपको मॉक टेस्ट के साथ साथ पीडीएफ नोट्स मिल जाते हैं एंड वीडियो लेक्चर्स भी है, जिसमें कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स और बाकी के स्टेट एग्जामिनेशन के पीडीएफ्स भी मिल जाएंगे, जिससे कि एज इट इज क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। हर कोर्स में यूनिट वाइज फोल्डर्स हैं, जिससे स्टूडेंट्स आप कभी भी किसी भी यूनिट से अपनी फाइनल रिवीजन भी कर सकते हो। तो इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके आपको आसानी से पूरी जानकारी भी मिल जाएगी। First question is, in inductive approach theory is generated out of what? So inductive approach हमेशा आपका bottom से ऊपर की ओर काम करता है, इसलिए इसको बॉटम अप अप्रोच कहा जाता है। बॉटम में हम क्या करते हैं, हम अपने रिसर्च के पैटर्न को अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं और उसी के बेसिस पे फिर हाइपोथेसिस को जनरेट करते हैं। एंड इन्हीं 2 स्टेप्स के बाद हम टॉप लेवल पर क्या करते हैं, थियोरी बिल्डिंग करते हैं। साथ ही जो भी एक्सप्लेनेशन है अपनी डेवलपमेंट से रिलेटेड, उन सब चीजों को यहाँ पर प्रेजेंट करते हैं। तो वही चीज इस क्वेश्चन में कही है कि इंडक्टिव अप्रोच में थियोरी बिल्डिंग जो है, थियोरी जनरेशन जो है, वो कहाँ पर होता है। ऑप्शंस आर सिंपल ऑब्जर्वेशन, यहाँ पर थियोरी बिल्डिंग होती है बिल्कुल भी नहीं। सेकेंड ऑप्शन है रिसर्च डन, यानी कि जब रिसर्च की फाइंडिंग्स हमें मिल जाती हैं, तो क्या उस स्टेप के दौरान हम थ्योरी को जनरेट करते हैं। तो ये है बिल्कुल सही ऑप्शन, दैट इज ऑप्शन नंबर 2, रिसर्च डन या फिर रिसर्च फाइंडिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन अ सैम्पल्ड इंडिविजुअल is observed over a predetermined period of time in structured observation, it is called what? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सैम्पल्ड इंडिविजुअल, अब देखो सैम्पलिंग क्या होता है। सैम्पलिंग में हम क्या करते हैं, 1000 लोगों में से कुछ लोगों को, 1 या 10 या 5 कुछ भी लोगों को उठा लेते हैं, उस पर्सन को हम सैंपल बोलते हैं। तो सैम्पल्ड इंडिविजुअल जो है, ही इज ऑब्जर्व ओवर अ प्री डिटरमाइंड पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, कुछ समय के लिए उनको ऑब्जर्व किया गया इन अ स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन। तो जब भी, यहाँ पर एक कीवर्ड बता रही हूँ, जब भी हम स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट सैम्पलिंग। ऑप्शंस है यहाँ पर, फोकस सैम्पलिंग, ऑब्जर्व्ड सैम्पलिंग, रैंडम या फिर पर्पसिव सैम्पलिंग। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं फोकस सैम्पलिंग क्या होता है। फोकस सैम्पलिंग बेसिकली, वैसे सैम्पलिंग का कोई टाइप नहीं है, कोई स्टैंडर्ड टर्म भी नहीं है, लेकिन रिसर्च की बहुत सी फील्ड्स में इसको यूज किया जाता है। एंड जब भी हम प्री डिटरमाइंड स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन की बात कर रहे होते हैं, ठीक है, जहां पर भी हम ऑब्जर्व करके कुछ काम करते हैं, इसका मतलब है ऑब्जर्वेशन कब होती है, जब आप किसी चीज पर फोकस करते हो। ठीक है, दूसरा है ऑब्जर्व्ड सैम्पलिंग। अब दिखती सी बात है, स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन है तो ऑब्जर्व्ड सैम्पलिंग तो कभी भी नहीं होगा, ये इस नाम की कोई सैम्पलिंग होती भी नहीं है। रैंडम सैम्पलिंग में क्या होता है, 1000 में से कोई भी रैंडम लोगों को हम उठा लेते हैं, जिनका बैकग्राउंड इंटरेस्ट हम कुछ नहीं जानते। पर्पसिव सैम्पलिंग होता है, हमारा जो उद्देश्य है, उस उद्देश्य से जो जो लोग कनेक्ट कर पाते हैं, उस सबको हम पर्पसिव सैम्पलिंग में इंक्लूड करते हैं। सो ऑब्जर्व किया जाता है फोकस करके, तो करेक्ट आंसर है फोकस सैम्पलिंग। ऐसे आप चीजों को याद रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन ethnographic research the researcher involves himself in a which over a period of time। ओके, सो कैसे पीरियड ऑफ टाइम में यहाँ पर रिसर्चर जो है अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं इन्थनोग्राफिक रिसर्च के दौरान। ऑप्शंस है फिलोसॉफिकल डिस्कोर्स, पॉलिटिकल कैंपेन, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन या फिर सोशल सेटिंग। सोशल सेटिंग क्या होता है, ये हमेशा एथनोग्राफिक रिसर्च से ही रिलेटेड होता है। एंड एथनोग्राफिक रिसर्च आपकी क्या होती है,
क्वालिटेटिव रिसर्च होती है, जहाँ पे रिसर्चर्स ऑब्जर्व करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं किसी भी पार्टिसिपेंट की स्टडी को, खास तौर पे रियल लाइफ एनवायरनमेंट में यहाँ पर काम किया जाता है, और सोशल सेटिंग जो होती है वो भी रियल लाइफ एक्ट से रिलेटेड होती है, इसीलिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज the dual blind procedure is an effective solution to the issue of experimenter bias in research। तो सबसे पहले यहाँ पर एक चीज क्लियर कर देती हूँ कि डबल ब्लाइंड स्टडी क्या होता है या डबल ब्लाइंड प्रोसीजर क्या होता है। ठीक है, here neither the participants nor the researcher know who is in the control group and who is in the experimental group। अब देखो, एक पर्सन है जो रिसर्च कर रहा है, रिसर्चर है, जिन लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया, सैंपल के रूप में काम कर रहे हैं, उनमें से किसी को भी नहीं पता होता कि कंट्रोल ग्रुप में कौन है, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में कौन है, बस वो यहाँ पर ब्लाइंड खेलते हैं। ओके, सो ये चीजें हैं। सो इधर कहा है द ब्लाइंड double blind procedure is an effective solution to the issue of experimenter bias in research। तो ये क्या है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, कई बार क्या होता है, एक्सपेरिमेंटर जो रिसर्चर होता है वो बायसनेस बहुत ज्यादा करने लग जाता है, इसलिए ये ब्लाइंड प्रोसीजर का को यूज किया जाता है। स्टेटमेंट 2 बोलती है द प्रॉब्लम ऑफ एक्सपेरिमेंटर बायस कैन ऑल्सो बी सॉल्व बाय नॉन वर्बल क्यूइंग ऑफ द पार्टिसिपेंट। सो नॉन वर्बल अगर हम फॉलो करते हैं तो कभी भी क्या आप लोगों का रिसर्च हो सकता है, नहीं हो सकता। कैसे सवाल पूछोगे, कैसे उनके जवाब को समझोगे। तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड 2 इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ प्रोसीजर इन विच scientific research and ideas are evaluated by experts of the field is called what? So it is called literature review, conceptual review, peer review या फिर general review। साइंटिफिक रिसर्च की बात की गई है, उससे जितने भी आइडियाज जनरेट होते हैं उनको कैसे कोई एक्सपर्ट इवैल्यूएट करता है, ये पूछा है। तो उसको इवैल्यूएशन करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है पीयर रिव्यू प्रोसेस। ठीक है, सो पीयर रिव्यू प्रोसेस में सब्जेक्ट क्या होता है, एक स्कॉलरली वर्क दिया जाता है यहाँ पर रिसर्चर को, एंड वो सेम फील्ड में यानी कि अपने आसपास के लोगों के साथ उसको काम करते हैं एंड उसकी एकेडमिक साइंटिफिक क्वालिटी को चेक करने की पूरी कोशिश करते हैं। Next question is, when in a process of reasoning, observation is followed by theory, hypothesis and interpretation, that approach to research is known as what? So it is known as formulative, standardized, inductive और deductive। So it is known as inductive। So ये inductive approach की एक और definition है जो कि एग्जाम में आती है। देखो, रीजनिंग ऑब्जर्वेशन मैंने आपको बताया था, ऑब्जर्वेशन कहाँ पे होता है, डाउन लेवल पर होता है, फॉलोड बाय थ्योरी जो कि थ्योरी के बेसिस पर काम करता है। ठीक है, सो ये इंडक्टिव में ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if research is done to find out behaviors and attitudes by analyzing existing records and other materials, it is known as। सो इसको क्या बोला जाता है, जब कोई रिसर्च किया जाता है किसी के बिहेवियर, किसी के एटीट्यूड को एनालाइज करके, ठीक है, उनसे रिलेटेड जो ऑलरेडी अवेलेबल रिकॉर्ड्स हैं और मटेरियल है उनको समझ करके, तो उसको कहा जाता है आर्किवल रिसर्च, पुरालेख अनुसंधान इसको कहा जाता है। ठीक है, ऑब्जर्वेशनल रिसर्च आपने सुना होगा नाम, ऑब्जर्वेशनल रिसर्च का ही टाइप होता है, उसी में इसको इंक्लूड किया जाता है, किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए यहाँ पर सेलेक्ट किया जाता है डेटा को। Next is, if the dress of a person does not reflect or depict his voting behavior, the assumption is of what? So ऐसे assumption को zero correlation कहा जाता है। Okay, next question is, which of the following are advantages of web based research? So web based research क्या होता है, ये आपका टाइम बचाता है। अब ऑनलाइन रिसर्च अगर आप लोग कर रहे हो, देखो अब कुछ भी काम ऑनलाइन करते हो तो ऑफलाइन से कम टाइम तो लगता ही है ना, लेकिन क्या गारंटी है, क्या श्योरिटी है कि वो चीज बिल्कुल सही है, उसका रिजल्ट आप लोगों को बिल्कुल करेक्ट मिलने वाला है, नहीं श्योरिटी है, लेकिन टाइम तो आपका बचाता ही है। द पार्टिसिपेंट कैन एंगेज इन टास्क एट हिज और हर कन्वीनियंस, अपने समय के हिसाब से आप टास्क कर सकते हो, बिल्कुल सही है। द डेटा कलेक्टेड इज ऑटोमेटिक एंड एक्यूरेट, डेटा कलेक्ट करोगे वो बिल्कुल सही होगा। स्मॉल सैंपल की डिमांड आप यहाँ पर नहीं कर सकते ना, ये आपसे कर सकता है, तो ये ऑप्शन गलत है। द पार्टिसिपेंट आर हेविली पेड, आपको पार्टिसिपेंट्स को बहुत पैसे देने पड़ते हैं, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर 1
यानी कि A, B, C are the correct answers. Next is survey research has the advantage of sampling a large number of respondents who are selected for research. So बहुत सारे लोगों के साथ काम करने की पावर होती है सर्वे रिसर्च में, ये बिल्कुल सही है. Researchers to administer their own surveys do not have any option expect to do it themselves. ठीक है, खुद पे अगर कुछ रिसर्च करना है तो वो खुद से ही करना पड़ता है, ऐसा कहा है, ये गलत है. अगर खुद से अगर आप रिसर्च करोगे तो आप तो अपने पॉजिटिव पॉइंट्स को ही कंसिडर करोगे ना, नेगेटिव पॉइंट तो नहीं करोगे. तो इसलिए ऑप्शन 1 इज करेक्ट एंड 2 इज इनकरेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओके, the appropriateness, meaningfulness and usefulness of the specific inference made from the measure is called. जब भी आप एक रिसर्च करते हो, आपकी रिसर्च का कोई डेटा आ गया, फाइनल रिजल्ट आ गया एंड उसको आपने देखा कि वो अप्रोप्रिएट है या नहीं, उसका कोई मीनिंग बनता है या नहीं, वो हमारे काम का एक्चुअल में आया है रिजल्ट या नहीं, ये कहाँ से पता चलता है? ये उसकी वैलिडिटी हमें बताती है. ठीक है, वैलिडिटी बताती है. और बाकी के जितनी रिलायबिलिटी के पॉइंट्स है ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. नहीं पढ़ा है तो कमेंट करके बता दीजिए, मैं वीडियो का लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज in survey based research in social sciences, when you decide to tell participants something false about the purpose of the research, you are using what? So this is not very much important question, so इसका correct answer है धोखा देना, यानी कि deoxing. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन बिब्लियोग्राफीज एंड फुटनोट्स. अब देखो रिसर्च में बिब्लियोग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. ठीक है, सो बिब्लियोग्राफी और फुटनोट जो होते हैं रिसर्चर्स यूज करते हैं, ऑफन यूज द एब्रिविएशन IBID विच मीन्स व्हाट. ये क्वेश्चन लगभग 2017 से लेकर के अभी तक पूछा ही जा रहा है. ठीक है, इसका मतलब होता है इन द सेम प्लेस, इंट्रोडक्शन एंड द फॉलोइंग, हियर एंड देयर. सो IBDI का मतलब होता है इन द सेम प्लेस. अब इतना लंबा सेंटेंस बिब्लियोग्राफी में मेंशन नहीं किया जाता, इसलिए इसको शॉर्ट फॉर्म यहाँ पर दी गई है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अरेंज द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ अ रिसर्च पेपर रिटन इन APA स्टाइल इन करेक्ट पेपर, करेक्ट ऑर्डर. ठीक है, सो APA की फुल फॉर्म क्या होती है? अमेरिकन व्हाट. ये चलो मैंने आप लोगों को एक होमवर्क क्वेश्चन दे दिया, इस वीडियो के एंड तक भी मैं इसका आंसर बता दूंगी, लेकिन तब तक मुझे कमेंट करके बता दीजिए. ठीक है, देखो अब जब भी आप लोग रिसर्च पेपर यूज करते हो, रिसर्च लिखने वाले होते हो, तो क्या फॉर्मेट आप फॉलो करोगे ये हमें दो स्टाइल से पता चलता है. MLA स्टाइल होता है और एक APA स्टाइल होता है. इन दोनों स्टाइल्स का फुल फॉर्म मुझे बताना है. ठीक है, सो इनका ऑर्डर बताइए कैसे चीजों को करेक्टली फॉलो किया जाता है. सो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देते हैं, सबसे लास्ट में वैसे तो आप बोलोगे कि रिजल्ट आता है ना, लेकिन सबसे लास्ट में इसमें फिगर्स आता है. तो सब में देखो सेम ऑप्शन है C और A, तो इसलिए ये दो ऑप्शन तो हमने गलत कर दिए. अब ऑप्शन नंबर B से हमें पता चलेगा करेक्ट आंसर. ठीक है, सो इंट्रोडक्शन के बाद हम मेथड्स को सिलेक्ट करेंगे या फिर रिजल्ट को. ऑब्वियसली इंट्रोडक्शन के बाद मेथड्स को यूज करेंगे. सो C के बाद आ गया B, यहाँ से मिल गया हमें करेक्ट आंसर. सो सीक्वेंस क्या है? इंट्रोडक्शन, methods, results, then we use tables and then figures. नेक्स्ट इज स्नोबॉल सैम्पलिंग इज अ टाइप ऑफ रैंडम सैम्पलिंग. तो क्या ये रैंडम सैम्पलिंग का टाइप होता है? देखो दो टाइप के सैम्पलिंग होते हैं, प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी. और रैंडम और स्नोबॉल इन दोनों के इंटरनल पार्ट्स हैं, आपस में ये किसी के साथ जुड़े हुए नहीं है. तो ठीक है, तो ये गलत आंसर ऑप्शन है. स्नोबॉल सैम्पलिंग इज हेल्पफुल when participant belong to hard to reach groups. ठीक है, हार्ड टू रीच ग्रुप्स, जहां पर हम उन ग्रुप्स को कंसिडर नहीं कर पाते, इजीली अचीव नहीं कर पाते, वहां पर स्नोबॉल सैम्पलिंग यूज होता है. तो ये बिल्कुल सही है, इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 4. So thank you so much everyone for watching this video and I wish you all the very best.